बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे इस वक्त क्योंकि इलेक्शन का बलदियाती इलेक्शन की बात हो रही है इस्लामाबाद में, और 2015 के एक्ट पर जो है वो 2022 में बलदियाती इलेक्शन होने जा रहा है। 101 यूनियन कौंसिल है और इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो कोशिश तो कर रहा है कि बलदियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में भी हो, बलूचिस्तान में जो है वो भी पेंडिंग, उस पर भी कंप्लीट किया जाए, सिंध में भी बलदियाती इलेक्शन हो, और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर जो गवर्नमेंट है वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है वो भी चाह रहा है कि इलेक्शन हो, और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 31 बरस के बाद होने की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक इबहाम मौजूद है, आवाम को अभी तक कुछ चीज़ क्लियर शायद नज़र नहीं आ रही। यही सूरत इस्लामाबाद में नज़र आती है कि इस्लामाबाद की आवाम समझती है कि ये कोई क्लियर नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो एक इंसर्जेंसी मौजूद है, इबहाम तो मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी बुनियादी हैं वो आपके सामने रखते हैं कि इस्लामाबाद जो बलदियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की कुछ बुनियादी लवाजमात हैं वो क्या हैं, कुछ बुनियादी मालूमात हैं वो आपके सामने रखनी है। जो बहुत से टिपिकल सवालात होते हैं उनके आंसर्स हैं कि कौन शख्स इलेक्शन लड़ सकता है, पोलिंग एजेंट कौन बन सकता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, इसी तरीके से टोटल इस्लामाबाद में टोटल वोटर कितने हैं, यूनियन कौंसिल कितनी है, कितने मेंबर एक यूनियन कौंसिल से इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आम ज़द-ए-आम है ज़बान पे आम लोगों के, लेकिन लोगों को शायद इल्म नहीं है, या इसके लिए मैं समझता हूँ तशहीर नहीं की जा रही, या उस पर शायद ना ही मीडिया की तरफ शायद उस तरफ आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, इस्लामाबाद में टोटल अगर वोट बैंक की बात की जाए, एक तो यह है कि यूनियन कौंसिल टोटल है जो 2015 में हमने इलेक्शन कवर किया था, उस वक्त 50 यूनियन कौंसिल थी। अब जो है वो 101 यूनियन कौंसिल बना दी गई है इस्लामाबाद में, और इसमें 10,115 वोटर हैं। आबादी टोटल जो शो की गई थी मरदमशुमारी में वो 21 लाख, लेकिन वैसे आबादी इस्लामाबाद में क्योंकि कैपिटल है तो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, फिर ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा लोग भी हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 40 से 50 लाख आबादी तो मौजूद है। वोट बैंक में 5,26,138 मेल वोट है और 4,74,007 जो है वो फीमेल वोट बैंक है इस्लामाबाद की मैं बात करूँ। अच्छा, अब बात करते हैं एक यूनियन कौंसिल में 13 लोग जो है वो मैदान में उतरेंगे। वैसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एक ही उसमें उतारेंगे और वोट एक ही पर्ची पे लिया जाएगा। पहले तो ये बहुत से लोग जानना चाहेंगे क्योंकि केपीके में इलेक्शन और तरह का हुआ, बलूचिस्तान में और तरह का हो रहा है, पंजाब में कुछ और एक्ट पास हुआ है, इसी तरह जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है वो 31 बरस जो पहला इलेक्शन हुआ था उसी तरह का होने जा रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद में जो बलदियाती इलेक्शन हो रहा है 2015 के एक्ट के मुताबिक हो रहा है। एक चीज़ जो अभी तक इसमें लूप होल समझा जा रहा है कि अभी भी उसी तरीके से है जिस तरीके से 2015 में के तमाम जो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन थे उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए, इलेक्शन जीता, उसके बाद फैसला ये किया गया कि एक पैराशूटर को जो है वो इलेक्शन एक मेयर बना दिया गया इस्लामाबाद में, और जो कि मायूसी भी हुई। दूसरा यह है कि ब्यूरोक्रेसी उस वक्त भी बहुत बड़ी रुकावट रही कि एक ऑफिस तक डिप्टी मेयर भी जो है वो ऑफिस तक ढूंढते रहे, 6 माह तक तो उनको ऑफिस ही नहीं मिला, फिर फंडिंग नहीं हुई। फिर ये कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में जनाब डीसी की भी इख्तियारात हैं, कमिश्नर भी है, सीडीए भी है, तो यूँ इस्लामाबाद में शायद उस तरीके से पावर्स नहीं दी जाती थी। अब भी यही बात हो रही है शायद, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है, मैं कल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हमें जानने को मिला कि उस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। अभी जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उसमें पार्टीज़ की भी क्लियर नहीं है। अभी कुछ दिन तक पता चलेगा कि किस पार्टी ने कितने लोग मैदान में उतारे हैं, उनमें क्वालिफिकेशन क्या है, वो हम कोशिश करेंगे कि तमाम डाटा आपके सामने रखें। पहली बात यह है कि एक यूनियन कौंसिल में 13 मेंबर जो उतरे हैं मैदान में वो कौन से हैं। एक तो सबसे पहले तो यह है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और दोनों में से किसी एक उम्मीदवार जो है वो कर सकता है, यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बगैर तो यानी ये दोनों इकट्ठे होंगे। अच्छा, ये उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम देखें तो 6 जनरल कौंसिल हैं। एक यूनियन कौंसिल को 6 वार्ड में तकसीम किया गया। बहुत ही सिंपली सिटी अगर हम उसमें लेके आएँ, इस तरीके से अगर आपको एक्सप्लेन करें कि हर एक यूनियन कौंसिल में 6 वार्ड्स हैं, 101 यूनियन कौंसिल हैं, उनके जो वोट बैंक कितना है वो भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप इतना बताते चलें कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एक ग्रुप की शक्ल में आएंगे, 2 बंदे ये हो गए, 6 काउंसलर हैं, यानी एक यूनियन कौंसिल में ये 8 हो गए। उसके बाद फिर 2 लेडी काउंसलर हैं, ये एक यूनियन कौंसिल की मैं बात कर रहा हूँ, ये 10 हो गए। उसके बाद एक यूथ काउंसलर है जिसकी एज 25 से कम होगी। फिर इकलीती काउंसलर है, उसकी भी उसका एज का कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जिसको तमाम यूनियन कौंसिल के लोग वोट देंगे। इसी तरह लेबर या काउंसिल की एक सीट है, तो यूँ 13 मेंबर्स होंगे एक यूनियन कौंसिल में जिनको जो इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तो इकट्ठे होंगे,
लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है और विदाउट पार्टी भी इलेक्शन लड़ सकता है, वो इसका हिस्सा बन जाएगा। यानी 13 मेंबर में से जो इलेक्शन ज़्यादा वोट लेगा काउंसलर में से वो सीट निकालने में कामयाब हो सकता है, बेशक वो किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से आए या वो आज़ाद हैसियत में आए। मज़ीद भी जो सवालात होंगे पब्लिक के वो हम कोशिश करेंगे आपकी तरफ रखें। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ सवालात ऐसे थे कि एज रिस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं, बिल्कुल भी कोई इस तरह की एज रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। फिर एक तो ये बात हो रही है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है। ज़ाहिर है अब तो कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, अब कुछ लोग वापस भी ले रहे हैं, यानी कोई भी पाकिस्तानी शहरी वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन इस्लामाबाद का उसका वोट बैंक होना ज़रूरी है। और जब ये शेड्यूल जारी हुआ वोटर लिस्ट का, उस वक्त से पहले उसका किसी भी यूनियन कौंसिल इस्लामाबाद की उसमें उसका वोट का इंदराज होना ज़रूरी है। जो शख्स इस्लामाबाद का नहीं है वो डेफिनेटली इसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरी बात है कि जिस यूनियन कौंसिल का वो शख्स होगा उसी यूनियन कौंसिल में वो इलेक्शन लड़ेगा, किसी दूसरी यूनियन कौंसिल में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और फिर इसके साथ साथ सरकारी मुलाजम किसी सूरत में किसी भी मामले में इसमें बड़ा उसको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि बहुत से सवाल थे कि जी सरकारी मुलाजम जो है वो पोलिंग एजेंट बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता, वो इलेक्शन लड़ सकता है, बिल्कुल नहीं लड़ सकता, वो किसी जो उम्मीदवार है उसका सपोर्टर बन सकता है, नहीं बन सकता, वो खुलकर कंपेन भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही क्लियर है और वाज़ेह है। उसकी जितने भी सवालात हैं वो उसका जो जवाब है वो बिल्कुल नो में है कि सरकारी मुलाजम किसी भी सूरत में अपनी गाड़ी में भी अगर कोई वो किसी उम्मीदवार का वो लगाएगा तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर उस पर एक्शन लेता है और उसकी ACR में लिखा जाता है। देखिए कानून तो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ शायद उस तरह की रिपोर्ट नहीं होता, तो लेकिन ये प्रेसिडेंट मौजूद है कि एक शख्स जो कि ब्यूरोक्रेसी में 20वें स्केल में था, जिसने फेसबुक में एक लिखा था प्रीवियस गवर्नमेंट में, आपको पता है कि उसको पहले सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद शायद उसको जबरी रिटायरमेंट भी लेनी पड़ी। इस तरह की चीज़ें भी सामने आई थी, लेकिन कभी कभी बहुत पर्सनल चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उसके मामलात में है कि जी कौन मुकर्रर हो सकता है, उसकी ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने करना होता है, और उसकी कागजात जो है जब से जो डेट दी जाती है, जैसे आज 15 से लेकर 18 तक स्क्रूटनी हो रही है डॉक्यूमेंट्स पे, आप उसमें किसी भी दिन जा सकते हैं। टाइमिंग वही है जो सरकारी टाइमिंग होती है, उसके दौरान आप जा सकते हैं। और कभी कभी इलेक्शन कमीशन समझता है कि बहुत ज़्यादा रश होगा या कोई इस तरह की ऑफिशियल छुट्टी आ जाती है जिस पर तारीख जो है वो आपने देखा होगा कि वो उसमें एक्सटेंड भी हो जाती है। वो एक प्योरली इलेक्शन कमीशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक स्वाबदीद का काम है। इसी तरह जो ये कहा गया कि नामजदगी की जो फॉर्म है उसकी फ़ोटो कापी इस्तेमाल हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और फिर ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि सरकारी मुलाजम यानी ना इलेक्शन लड़ सकता है ना किसी को प्रपोज कर सकता है। अच्छा, एक दो सवाल हैं जो रिपीटेडली कहा जा सकता है, क्या एक यूनियन कौंसिल में कि जो शख्स जो है वो किसी को जो इलेक्शन लड़ा रहा है या लड़ रहा है, खुद लड़ रहा है, वो किसी की तायद कर सकता है? जो खुद इलेक्शन लड़ रहा है जिस सीट पे, उसके अलावा वो किसी भी शख्स अपने पूरी यूनियन कौंसिल में 6 काउंसलर हैं, 6 के 6 को वो तायद कर सकता है, यानी उसके लिए वो जा सकता है। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि प्रपोज करना उम्मीदवार को वह ज़रूरी होता है या सेकंड कर सकता है। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि क्या एक जो वाइस चेयरमैन के आपने कागजात जमा करवा दिए, लेकिन इसके अलावा भी आप 2-4 ग्रुप्स के साथ जमा करवाना चाहते हैं, तो क्या आप कागजात जमा करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। जिस दिन कागजात रिजेक्ट होते हैं उस दिन इलेक्शन कमिश्नर आपसे पूछते हैं कि जनाब आप बताएं कि आप किस सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, किस ग्रुप के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और अगर किसी पार्टी का आपने कागज़ ले लिए, यानी किसी पार्टी के थ्रू जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आपके कागजात उस वहाँ से जमा होंगे और बाकी कागजात आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जमा आप करवा सकते हैं, आप 1 से ज़ायद सीट्स के लिए इलेक्शन कर सकते हैं। बेशक 6 के 6 वार्ड्स के लिए आप इलेक्शन लड़ें या वाइस चेयरमैन के लिए चेयरमैन के लिए लड़ें, ये आपको आज़ादी है। लेकिन जिस दिन कागजात एक्सेप्ट होते हैं, बाकी सीट्स को आपको क्लियर करना होगा कि बाकी सीट्स में आप कागजात वापस ले रहे हैं। एक तो ये चीज़ें हैं, बहुत से लोग ये शायद जानना चाह रहे थे। दूसरा, अकलीतों के वाले से बात हो रही थी कि क्या उनको सिर्फ अकलीती लोग ही यानी वोट देंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। यानी अकलीतों का मकसद ये होता है कि जिस यूनियन कौंसिल में वहाँ पर अगर कोई भी अकलीती मेंबर है, इवन सिंगल मेंबर भी है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। और अगर कोई एक वोट भी नहीं है फिर भी वो बिला मुकाबला मेंबर बन जाएगा। ये तो एक सेटअप में मौजूद है कि अकलीती मेंबर होना ज़रूरी है यानी यूनियन कौंसिल में। तो अब उसमें अगर वोटर नहीं है और एक ही मेंबर है, वो बिला मुकाबला बन जाएगा। और अगर इसके अलावा वोटर है तो वो डेफिनेटली उसको वोट देंगे। लेकिन अकलीती मेंबर का मतलब ये नहीं है कि उसको वोट सिर्फ अकलीती मेंबर ही देंगे, तमाम यूनियन कौंसिल के लोग उसको वोट देते हैं। वो पूरी यूनियन कौंसिल में
वो मेंबर वो एक ही है। इसी तरह 2 ख़वातीन मेंबर हैं तो उनमें 3-3 यूनियन काउंसिल को 3-3 वार्ड्स को तकसीम किया जाता है। 3 वार्ड्स मिलकर एक खातून को और इसी तरह 3 मिलकर एक खातून को। इसी तरह एक यूथ जो है नौजवानों के वाले से बात हो रही थी, वो 25 से लेस उसकी एज होनी चाहिए। ये बड़ा क्लियर है कि उसकी एज जो है वो कम होनी चाहिए। अच्छा, इन तमाम तर मामलात में क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स हैं जहाँ पे गलती हो रही है, जो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में वो ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी गलतियां करते हैं। किसी का पीटीसीएल का हो सकता है बिल न जमा हुआ हो और गुज़िश्ता कई बरसों से जमा हुआ, उसके नाम पर पीटीसीएल कनेक्शन कटा हुआ हो और वही इसको लाइट लेते हैं। बेशक बिल उसका 500 है या 1000 है, उस बेस पे भी वो नादहिंदा करार देकर यानी वो इलेक्शन से बाहर हो सकता है, उसके कागजात मुस्तरद हो सकते हैं और किसी भी लम्हे में वो किसी भी जगह पे वो जाके उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए एक तो यह है कि बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने सरकारी मामला जितने भी है वो क्लियर करने होंगे। जितने भी सरकारी मामलात हैं वो आपने क्लियर करने होंगे। अगर संगीन नोयत के आपके पास आपके ऊपर केसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखना जब होता है तो आपको वहाँ नॉमिनेशन पेपर में बड़ा क्लियर करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको पता है कि आपका कोई भी पॉलिटिकल शख्स यानी जो भी आपका अपोजिशन में है वो आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दे देगा सिंपल, तो उस पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई भी होगी। तो डेफिनेटली जब एक आपने इलेक्शन लड़ा, पैसा भी लगाया, उसके बाद फिर आप नाअहल भी हो सकते हैं। एक तो इसमें बड़ा क्लियर है कि ये देखना चाहिए। अच्छा, ये कहा गया कि ख़वातीन वोटर्स जो हैं, इसी तरह जो ख़वातीन वोट के लिए, तो क्या ख़वातीन ही वोट करेंगी? ऐसा भी नहीं है। तो ये बड़ा क्लियर है कि ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ सकती हैं। लेकिन 2 नशिस्तें जो हैं वो तो प्री रिक्विजिट है उनके लिए, नहीं कोटे में उनको मिल गई हैं। एक ताकि नुमाइंदगी रहे हर यूनियन काउंसिल में 2 ख़वातीन की। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि डायरेक्ट इलेक्शन अगर कोई काउंसलर का ख़वातून लड़ना चाह रही है, वो इंडिपेंडेंट भी लड़ना चाह रही है और वो समझती है कि वो वोट लेकर कामयाब हो जाएगी, तो 6 की 6 यूनियन काउंसिल वार्ड्स में भी अगर ख़वातीन वोट लेकर कामयाब हो जाती हैं तो वो 6 भी जीत सकती हैं। अगर किसी यूनियन काउंसिल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी खातून है तो वो भी इलेक्शन जीत सकती है। इसी तरह अगर कैसान की सीट पे कोई खातून है वो भी यानी 13 के 13 मेंबर्स में अगर ख़वातीन आना चाहे तो ख़वातीन आ भी सकती हैं। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है इलेक्शन लड़ने में। लेकिन कुछ मामलात में ख़वातीन के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसलिए ज़रूरी रखा कि ख़वातीन का उस तरीके से इलेक्शन में हमें देखते हैं कि एक्टिव रोल नहीं होता। आपने देखा होगा जनरल इलेक्शन में भी कि 10% वोट बैंक इसलिए लाजमी रखा गया है कि अगर ख़वातीन नहीं कास्ट करेंगी उस हल्के का, यानी जितना कास्ट वोट होगा तो वो कलअदम करार दिया जाएगा। और उसमें हमने जमात इस्लामी का एक हल्का था, वहाँ पर ये मामला भी आया, लेकिन वहाँ पर कुछ रिलीजियस शायद मामला कुछ करने की कोशिश की थी। तो ये ओवरऑल कुछ सवाल थे। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है जिस पर कहा जा रहा है कि 100% जो है वो इरेगुलरिटीज़ होती हैं या गवर्नमेंट उस पर शायद वो नहीं कर रही कि एक यूनियन काउंसिल में एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है। आप अंदाज़ा कर लें 2015 का इलेक्शन हमने लड़ा, करोड़ों रुपए लगाए गए, लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें स्टेट का नुकसान होता है। इस वक्त भी ये लिखा हुआ है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सिर्फ कितना 1 लाख का खर्चा करेंगे। 1 लाख का खर्चा तो शायद उनका एक ग्रीन टी का भी नहीं होता जो बताया जाता है। उनकी जो प्रिंटिंग से लेकर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप बाखूबी जानते हैं। लेकिन ये कहा गया कि अगर इस खर्चे को बढ़ाकर आप ज़्यादा करेंगे तो उसके अगेंस्ट टैक्स भी पे करेंगे, तो डेफिनेटली जो शख्स खुद लगाना चाह रहा है उसको आप परमिशन देंगे तो डेफिनेटली स्टेट को फ़ायदा होगा। लेकिन जब आप 1 लाख कहते हैं और 1 लाख पे ही आपने टैक्स लेना है तो रेस्ट ऑफ दी अमाउंट जो है वो इलीगल तरीके से लगता तो ज़रूर है। जिस शख्स ने करोड़ों रुपए लगाने हैं, हिसाब किताब उसने 1 लाख रुपए का देना है, उसने फिर बाकी हिसाब किताब सारे दोस्तों को लगा के कि जी उनकी तरफ से किया गया। इसी तरह एक मेंबर है काउंसलर, उसके साथ 30,000 रखे गए हैं और उससे भी नीचे आप आएंगे तो 10,000 रुपये भी रखे गए हैं। आजकल एक प्रिंटिंग जो है वो 1,000 बैनर भी शायद इतने का नहीं बन रहा। तो एनी हो, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही माइनर रखती हैं। फिर ये कहा गया कि जब इलेक्शन हो रहा है, जो पोलिंग एजेंट है वो कहाँ था? पोलिंग एजेंट पूरे पाकिस्तान से कोई भी हो सकता है। यानी अगर कोई पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, उसके वर्कर हैं, वो बेशक सिंध से है, वो बेशक बलूचिस्तान से है, तो पोलिंग एजेंट के तौर पर वो आकर उस यूनियन काउंसिल में बैठ सकता है। लेकिन वोट कास्ट करेगा सिर्फ उस यूनियन काउंसिल का मेंबर और इलेक्शन लड़ सकता है सिर्फ उस यूनियन काउंसिल का मेंबर। हाँ, एक काउंसलर दूसरे काउंसलर का जो वोट और ये चीज़ें भी देखने में आई है कि वो तो हो सकती हैं, लेकिन यूनियन काउंसिल से बाहर का वोट भी कास्ट नहीं हो सकता है और वो उसको तायद भी और यानी प्रपोज भी नहीं कर सकता। ये बड़ी क्लियर है। फिर ये भी देखा गया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो पोलिंग एजेंट है, उसको क्या करना होगा। एक तो कहा गया जब वोटों की गिनती हो चुकी होगी उसके बाद फॉर्म नंबर 11
12 और इसी तरीके से 13 और 14 ये वो ज़रूर हासिल करेगा पोलिंग एजेंट जो है जब साइन होकर जाएंगे, ताकि जो हमारे यहाँ आपको पता है कि धांधली की बात की जाती है कि जी सिस्टम के तहत जनाब धांधली हो जाती है, लोग ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जब ये सारे फॉर्म्स आप ले लेते हैं, अब तो ये कहा जा रहा है कि एक मॉडल रखा गया है, इलेक्शन कमीशन भी इसमें बहुत ज़्यादा है कि इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन बड़ा जो साफ़ और शफाफ रखा गया है। देखना यह है कि किस तरीके से उसमें होगा, लेकिन ये जो वो सवालात थे वो आपके सामने रखने थे कि 13 मेंबर्स होंगे एक यूनियन कौंसिल में, 101 यूनियन कौंसिल है, 10 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं। ये ओवरऑल सूरत है, ये आप तक रखनी थी, ये मालूमात आप तक है कि मज़ीद जो हम 101 यूनियन कौंसिल में जो जितनी भी टीमें, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में मौजूद हैं, किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं, किस पार्टी कम है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है, हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इस बारे में जो है वो मालूमात ज़रूर दें। अभी तक लिए इतना ही।